नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करेंगे गंगा सवेरा की सबसे पहले बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिला है और वकील के घर में घुसकर हमला किया गया। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कितने बेखौफ है दबंग कानपुर में, आप अंदाजा इस घटना से लगाइए। वकील के घर में घुसकर हमला किया गया है, दबंगों ने वकील और परिवार को पीटा है। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, जो आप तस्वीरों में देखिए। सीसीटीवी में दबंगई कैद हुई है। दबंग अपने साथ कई साथियों को लेकर आया। नौबस्ता के हंसपुरम इलाके की यह घटना है, आप सीसीटीवी में देखिए। घर का दरवाजा खुलता है और उसके बाद से क्षण भर की देरी नहीं की जाती है और सीधा पीटना शुरू हो जाता है। महिला देखिए बीच बचाव की कोशिश वहां पर कर रहे हैं, लेकिन वो बचा नहीं पाते और उसके बाद देखिए मारने के बाद ये दबंग वहां से बाहर चले जाते हैं। प्रभात हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रभात, वीडियो कब का है, क्या विवाद हुआ था, क्या मामला था कि ये दबंग घर में घुसे और मारपीट की गई और पुलिस ने क्या एक्शन लिया? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में एक के बाद एक दबंगई के किस्से सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पुलिस का खौफ होता है बदमाश दबंगों के अंदर, वो खत्म होता नजर आ रहा है। यही बात है कि नौबस्ता के हंसपुरम में कल का ये वीडियो है जो सीसीटीवी है, इसमें साफ देख सकते हैं कि मामूली सी बात है, उसको लेकर बहस होती है। उसके बाद घर में घुसकर दबंग जो है वो पिटाई करते हैं। यही नहीं, उस समय महिला और जो बुजुर्ग है उनके द्वारा रोका जाता है, लेकिन उनको भी पीटते हैं। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा तहरीर दी गई और पुलिस ने मुकदमा FIR जरूर दर्ज किया, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की है, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस कब कार्रवाई करेगी। सवाल ये है कि कानपुर से ही आखिर इतनी घटनाएं क्यों सामने आ रही है। अब बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर भाइयों ने एक दूसरे की हत्या कर दी है। रक्षाबंधन पर मामूली झगड़े में एक दूसरे पर भाइयों ने हमला कर दिया, एक दूसरे पर हमला किया गया। तेजधार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया है और दोनों ही भाइयों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वक्त एक बड़ी खबर, दोनों भाई एक दूसरे से मामूली बात पर बताया जा रहा है कि भिड़े थे और उसके बाद एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया। तेजधार हथियार से इन भाइयों ने एक दूसरे पर हमला किया रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन मामूली से झगड़े ये हुआ और साहिबाबाद के सियानी गेट इलाके की घटना है, जहां पर दो भाइयों की मौत हुई है। दोनों भाई एक दूसरे पर किसी बात को लेकर गुस्सा थे, उनके बीच में विवाद शुरू हुआ। रक्षाबंधन के दिन मारपीट शुरू हुई और तेज धार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया। उसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, दोनों की मौत हो गई, दोनों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं गाजियाबाद से। थाना साहिबाबाद राजीव कॉलोनी इलाके का मामला है, जहां पर ये दो भाई आपस में भिड़े। इनके बीच का विवाद क्या था ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के दिन मामूली सा कोई विवाद था, उसमें एक दूसरे पर इन्होंने हमला कर दिया। एक दूसरे पर तेजधार हथियार से इन्होंने वार किए। एक भाई ने दूसरे भाई पर, दूसरे भाई ने पहले भाई पर। उसके बाद दोनों को ले जाया गया अस्पताल और दोनों को बचाया नहीं जा सका, दोनों की मौत हो गई। खबर बड़ी है रिश्तों की। इस खबर पर विपिन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। विपिन, क्या विवाद हुआ था दोनों भाइयों के बीच में? देखिए, दो भाई हैं, बड़े की उम्र साल की, छोटा मोबाइल देखा उसकी उम्र की। विपिन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर दो भाइयों की इलाज के दौरान मौत हो गई है और ये दोनों भाई रक्षाबंधन के दिन आपस में लड़े, दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौत हो गई है। और अब बात करते हैं यूपी में बढ़ रहे कोरोना के कहर की। लगातार तेजी से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जहां पर देश की बात करें तो आंकड़ा 18 लाख के पार जा चुका है, तो वहीं पर यूपी में एक दिन 4,473 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं और आंकड़ा 1 लाख छूने को है उत्तर प्रदेश में। यानी कि करीब 97,000 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अभी 40,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं यूपी में। एक दिन की बात करें तो एक दिन में 50 कोरोना के मरीजों की उत्तर प्रदेश में मौत हो गई है। और सबसे बुरा हाल कहीं का है तो राजधानी लखनऊ का ही है। सबसे ज्यादा संक्रमित, सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस राजधानी लखनऊ में है। हालांकि यूपी में रिकॉर्ड तो टेस्टिंग भी हो रही है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग प्रदेश में किसी राज्य में हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश है।
और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, उत्तर प्रदेश में बढ़ता कोरोना का संक्रमण और खास तौर पर राजधानी लखनऊ की स्थिति क्या है, वो कुछ आंकड़े तो बयां कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर और कितनी बुरी स्थिति है और कितनी खामियां हैं और कितनी कमियां, उन कमियों को उजागर करते हुए दर्शकों को जानकारी दें। निश्चित रूप से राजीव, आंकड़े जो है वो रोज हम लोग देख रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कहती है कि टेस्टिंग बढ़ी इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि पहले से केसेस हैं इसीलिए वो टेस्टिंग में सामने आ रहे हैं। तो जाहिर है कि जितनी टेस्टिंग बढ़ेगी केस निकलेंगे, इसका मतलब है कि कोरोना पेशेंट्स जो हैं, कोरोना पॉजिटिव के जो केस हैं वो लोगों के बीच में जगह जगह फैल चुके हैं और अब उनको कितनी जल्दी चिन्हित किया जाता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़, लापरवाही की अगर बात की जाए तो वो भी चरम पर चल रही है इस समय। अभी हाल ही में एक आंकड़ा सामने आता है कि 23 से 30 जुलाई के बीच में करीब 2290 के आसपास ऐसे कोविड पेशेंट थे जिन्होंने अपना डाटा गलत दिया हुआ था। इनमें से 1171 को ढूंढ लिया गया, लेकिन 1119 ऐसे मरीज भी हैं जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं, यानी वो कोविड पॉजिटिव हैं, हमारे और बाकी लोगों के बीच में घूम रहे हैं लखनऊ में, लेकिन किसी को पता नहीं वो कौन है, कहाँ है, उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की, और ये हाल तब है जबकि 20 जुलाई को डीएम ने लखनऊ के एक आदेश किया था। उस आदेश में साफ कहा था कि अगर कोई भी कोरोना टेस्टिंग के लिए जाता है तो उससे कोई पहचान पत्र लिया जाएगा वैलिड, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस तरह का कोई ना कोई लिया जाएगा। 20 तारीख का पत्र है और ये जो आंकड़े हमने आपसे बताए, जो 1119 लापता हैं कोविड पेशेंट्स, वो आंकड़े हैं 23 से 30 जुलाई के बीच के। यानी वो आदेश कभी भी वहाँ जो लैब्स थे या तो वहाँ तक पहुँचा नहीं या लैब्स ने उसकी अनदेखी कर दी। इस बीच में जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। 25 जुलाई को लखनऊ के सीएमओ बदले गए थे, यानी 20 जुलाई को जब पत्र आया तो 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की अगर बात की जाए तो वो जिम्मेदारी बनती है जो तत्कालीन सीएमओ थे डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, यानी उनका इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट था उसमें लापरवाही हुई। दूसरा पार्ट आता है 25 जुलाई को नए सीएमओ ने चार्ज लिया, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उसके बाद उनका कार्यकाल शुरू है। यानी कि चाहे पुराने सीएमओ हो चाहे नए सीएमओ हो, किसी ने भी इन आदेशों का सही से पालन नहीं कराया। बदल रहे हैं। आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो केसेस बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं टेस्टिंग की वजह से नहीं बल्कि कोरोना के पॉजिटिव केसेस घूम रहे हैं, संक्रमित हैं लोग, इसीलिए वो टेस्टिंग में दिख रहा है। पहले अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सकल काज राम राज की। सिर्फ 27 घंटे और बचे जब अयोध्या का भव्य नजारा दुनिया देखेगी। जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। घाटों से लेकर हर इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा पूरी अयोध्या में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है ताकि कोरोना काल में इसका असर उत्सव पर ना पड़े। इसके अलावा घाटों को सजाया जा रहा है जबकि रात में भी पहरा जारी है। अगर हम कल रात की बात करें तो खुद एडीजी जोन लखनऊ एसएन रावत खुद जो है राम की पैड़ी का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ आईजी रेंज अयोध्या भी मौजूद थे। दोनों ने राम की पैड़ी और सरयू घाट का निरीक्षण किया। वैसे आज भी अयोध्या में दिन भर हलचल रहने वाली है और आज यहाँ पर रामार्चना पूजा होगी जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम को 5 बजे तक चलेगी और इसके बाद शाम को राम की पैड़ी पर दीपोत्सव और सरयू की आरती होगी। 4 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं और 4 तस्वीरों में आप देखिए सैनिटाइजेशन हो रहा है। सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है कि ड्रोन के साथ वहां पर पुलिसकर्मी खुद धरातल पर देख रहे हैं स्थितियों को और घाट कितने खूबसूरत, कितना सुंदर नजारा है। देखिए तो राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गणपति पूजन रामार्चन के बाद मुख्य पूजन आज से शुरू होगा और हम आपके लिए लाए हैं राम मंदिर का वो मॉडल जो बताएगा कि कैसा होगा राम मंदिर। देखिए तो बिल्कुल ऐसा ही होगा राम मंदिर। एबीपी गंगा की टीम ने मंदिर का डिजाइन
एक्सपर्ट से बात करके मौके पर जाकर जानकारी जुटाकर तैयार किया है और कोशिश की है कि हूबहू उसी तरह का मॉडल आपको भी दिखाया जाए। राम मंदिर के सिर्फ बाहरी हिस्से ही नहीं, भीतर जाकर भी हम आपको मंदिर की छोटी बड़ी बारीकियां समझाएंगे और हूबहू रामलला के दर्शन कराएंगे। अब इसके डिजाइन को समझते हैं। यह है भव्य राम मंदिर का शिखर, यानी कि जहां पर ध्वजा लगी होगी। इसकी ऊंचाई 141 फीट से बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। वजह चूंकि पूरे मंदिर का एरिया साइड से बढ़ाया गया है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ी है, इसीलिए ऊंचाई भी बढ़ानी पड़ी है। अब ये 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा हो गया। आसान भाषा में समझें तो इसका कारपेट एरिया करीब 30,000 फीट का होगा। इसी शिखर के ठीक नीचे जरा देखिए, इसी शिखर के ठीक नीचे होगा गर्भगृह, मतलब मंदिर का मुख्य हिस्सा। यहीं पर रामलला विराजमान होंगे। पहले गर्भगृह के आगे 2 मंडप थे, जिसे बढ़ाकर 5 मंडप कर दिया गया है और जो ये ऊंचाई आप देख रहे हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा बढ़ाया गया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। तो इसके ऊपर 1 मंजिल और ऊंचाई बढ़ाई गई है, लेकिन इस पर भक्तों की एंट्री आपको बता दें कि नहीं होगी। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर रामलला का मंदिर और फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार होगा। इसके ऊपर का फ्लोर डिजाइन का हिस्सा है। गर्भगृह के ठीक सामने है गुड़ मंडप, जिसकी ऊंचाई है 100 फीट। इसके ठीक आगे नृत्य मंडप है और उसके सामने रंग मंडप बना गया है। इसी में दोनों तरफ कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप बनाए गए हैं। ये दोनों मंडप इसीलिए बढ़ाए गए हैं ताकि हजारों की संख्या में भक्त जब भीतर आए तो भीड़ से बचा जा सके। भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज। तो ये है भव्य राम मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कि हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि राम मंदिर होगा, ठीक उसी तरह की आकृति हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। ये एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन है, यानी कि एक कलात्मक तस्वीर है और इस कलात्मक तस्वीर के जरिए इसकी खूबसूरती हम बयां करने की कोशिश करेंगे। ये सिंह द्वार है और इस पर गुलाबी डिजाइन बना होगा। शास्त्रों के हिसाब से मंदिर का डिजाइन चूंकि ऐसा होता है कि सामने से अगर भक्त आए तो सीधे भगवान राम के वो दर्शन कर पाए, और यही कोशिश हमारी यहाँ पर है कि आपको यही दिखाएं। दरअसल इसी द्वार है तो राजस्थान से लाई गई गुलाबी पत्थरों की नक्काशी इस पर होगी। इसके जो खंबे हैं ये बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं, नक्काशी इस पर की गई है। तो किस तरह की खूबसूरती, गर्भगृह कितना खूबसूरत है, किस तरह का बनाया जा सकता है, ये दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं सीधे भीतर। हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। तो कुछ इसी तरह के खंबे होंगे, हाथी, पुष्प कमल, ये सब कुछ इसी तरह का होगा। इन जो नक्काशी है ये बेहद शानदार होगी। इस वर्चुअल टूर में हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको राम मंदिर के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक खंबे पर ऐसी शानदार नक्काशी होगी। जी हाँ, बेहद खूबसूरत नक्काशी होगी। और ये नक्काशी और इसके पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है, बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक पत्थर पर सिर्फ एक कारीगर ने बहुत मेहनत की है। दरअसल 2 कारीगरों को एक पत्थर पर नक्काशी करने की जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि 2 कारीगर अगर एक पत्थर पर नक्काशी करेंगे तो उसमें भिन्नता नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर खंभों की बात करें तो किसी तरह के लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ये खंभे कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे कि हजारों साल मौसम की मार ये झेल सकते हैं। भज मन हरण भव भय दारुणम्। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यह है नृत्य मंडप का एरिया। ये वो जगह है जहां पर मेरे दाहिने और बाएं तरफ दोनों ही जगह पर मूर्तियां देखने को मिलेंगी। दोनों ही तरफ राम कथा से जुड़ी हुई मूर्तियां होंगी। इसमें भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर इसके बाद उनके जीवन में जो वनवास गए, उसके बाद राम रावण युद्ध और उसके बाद राज्याभिषेक तक की जो कहानी है उन मूर्तियों के जरिए देखने को मिलेगी। यानी कि रामलला के दर्शन आपके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से रच बस जाएगी। 3-3 फीट ऊंची यहाँ पर मूर्तियां लगी होंगी। यहाँ पर राम जन्म से लेकर स्वयंवर और सारी चीजें मूर्तियों के जरिए बयां होंगी। श्री रामचंद्र
कृपालु भज मन। रंग मंडप, नृत्य मंडप होते हुए आप पहुंचेंगे फिर गूढ़ मंडप और यहाँ पर आपको होंगे भगवान रामलला के दर्शन। यहीं पर भगवान रामलला की मूर्ति विराजमान होगी और ये रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति है। और एबीपी गंगा आपको ये बता देना चाहता है कि ये वर्चुअल टूर हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में राम मंदिर कैसा दिखेगा। हम आपको वही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेंट से अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान है और उसके बाद अब भव्य राम मंदिर निर्माण की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, तो उससे पहले हम आपको यही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रामलला को इसी भव्य सिंहासन में शिफ्ट किया जाएगा। यहीं पर गर्भगृह होगा और इसीलिए ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई खिड़की नहीं होगी। भज मन हरण भव भयदारुणं नव। कई मंदिरों की तरह आपको परिक्रमा करने के लिए मंदिर के बाहर नहीं जाना होगा। यहाँ पर गर्भगृह के इर्द गिर्द इस तरह की व्यवस्था है कि भीतर ही परिक्रमा की जा सकती है। यहाँ बाईं तरफ से एंट्री होगी परिक्रमा के लिए और उसके बाद गर्भगृह का चक्कर लगाया जा सकता है। यहाँ पर गर्भगृह के बाहर रेलिंग होगी और यहाँ बाईं तरफ से एंट्री के बाद भक्त मूर्ति का पूरा चक्कर लगाकर दाईं तरफ से बाहर आ जाएगा। भज मन हरण भव भयदारुणं नव। तो भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद परिक्रमा पूरी करने के बाद उसके बाद बारी आती है प्रार्थना करने की और प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना मंडप भी यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ पर आकर भक्त बैठ सकते हैं और भगवान रामलला की आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी और इसी तरह यहाँ पर दाहिनी तरफ कीर्तन मंडप भी बनेगा और यहाँ पर कीर्तन और राम धुन लगातार होती रहेगी। भज मन हरण भव भयदारुणं नव। और यहीं पर फर्स्ट फ्लोर पर जाने की सुविधा होगी और यहाँ पर राम दरबार भी बना होगा। ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं, पहले की मॉडल की बात करें तो ये 6 फीट चौड़ी थी, लेकिन अब इसमें इसको बढ़ा दिया गया है। नए मॉडल में ये 16 फीट चौड़ी कर दी गए हैं ताकि मंदिर में जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त और नीचे उतरते वक्त किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो, भीड़ भाड़ ना हो और भक्तों को दिक्कत ना हो। भज मन हरण भव भयदारुणं नव। अब हम गर्भगृह के ठीक ऊपर खड़े हैं। अब यहाँ पर आपको राम दरबार के दर्शन होंगे, यानी कि गर्भगृह में रामलला और फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार। फर्स्ट फ्लोर पर ऐसे 132 खंबे होंगे। भक्त यहाँ पर भी पूजा करने के लिए आ सकते हैं। इसके ऊपर भी एक मंजिल होगी, लेकिन वहाँ पर भक्तों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। दरअसल ऊंचाई बढ़ाने की वजह से तीसरी मंजिल तैयार की गई है, लेकिन वो सिर्फ डिज़ाइन का ही पार्ट है। तो इस तरह हमने आपको राम मंदिर का वर्चुअल टूर करवाया है और ये आर्टिस्ट की परिकल्पना है। कुछ ऐसा ही आपको राम मंदिर दिखेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर फतेहपुर के अमौली ब्लॉक से, जहां पर दबसौरा गांव में इतना कीचड़ भरा रहता है कि एम्बुलेंस गांव में आ नहीं पाती है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक एम्बुलेंस कीचड़ में सने हुए रोड में फंस जाती है और मरीज को चारपाई में लाद कर लोग अस्पताल पहुंचा रहे हैं। पीड़ित ग्रामीणों की अगर माने तो यमुना कटरी इलाके का गांव होने की वजह से यहां पर विकास कार्य नहीं हुआ। गांव जाने का मुख्य मार्ग है जो सालों से खराब पड़ा हुआ है, सड़क निर्माण का कार्य करवाया नहीं गया। इसकी वजह से बारिश आते मुख्य मार्ग पर गाड़ियां आ नहीं पाती हैं क्योंकि दलदल भरी ये सड़क हो जाती है और मरीज को फिर चारपाई में लादकर हॉस्पिटल यहाँ के लोग पहुंचाते हैं। वहीं पीड़ित ग्रामीणों की माने तो जिले में जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की गई और सड़क बनाने की मांग की गई, लेकिन उसके बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। खबर अब आजमगढ़ से, जहां पर छोटी सरयू पर बना रिंग बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। रात के वक्त आए पानी से गांव में हाहाकार मच गया। लोग सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे। हालात अब भी यहां पर चिंताजनक बने हुए हैं। आधी रात में हाहाकार, सरयू नदी ने भरी हुंकार,
गांव में घुसा पानी, खतरे में आई जिंदगानी। बाढ़ की ये भयावह तस्वीर आजमगढ़ की है। चारों तरफ पानी फैला है, खेत जैसे तालाब बन गए हैं, पगडंडियों का कहीं कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। फसलें सारी डूब चुकी हैं, पानी लोगों की कमर तक देखा जा सकता है और इसी हाल में लोग जीने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आजमगढ़ में छोटी सरयू पर बना रिंग बांध पानी में आए तेज बहाव के चलते टूट गया। बांध रात के करीब 2 बजे टूटा। बांध टूटते ही गांव में पानी घुसा और पानी घुसते ही लोगों में हाहाकार मच गया। लोग ऊंचे स्थानों पर भागने लगे। सहसपुरा गांव का सबसे बुरा हाल हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पानी चारों तरफ किस तरह से फैला है। जिन सड़कों पर लोग सामान्य तरीके से आते जाते थे, वहाँ काफी पानी भर गया। इसमें समस्त विभागों की मदद ली जा रही है। साथ ही जो टेकनपुर जो ग्राम पंचायत है उसके 2 गांव की आबादी से प्रभावित होने की आशंका है, तो उनके लिए नाव वगैरह लगा दी गई है और साथ में आश्रय स्थल पे सारी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन बाढ़ की इस मुसीबत के बीच भी गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। सरकारी अधिकारी मंगलवार की सुबह जब मौके पर पहुंचे तो गांव के लोगों ने बांध की मरम्मत का काम खुद ही शुरू कर दिया। गांव वालों के मुताबिक बाढ़ से हालात अब भी चिंताजनक है। रिंग बांध की जब तक मजबूती से मरम्मत नहीं हो जाती, इस बरसाती मौसम में आसपास के गांव पर खतरा मंडराता रहेगा। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नुमानी। तो गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।